हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग का ACCC असिस्टेंट अकाउंट ऑडिटर का एग्जाम होने वाला है। साथ में ही जो बच्चे बिहार में जिन्हें अकाउंट क्लर्क की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन दोनों के लिए ही मैं आप लोगों के एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेकर के आऊंगी, जिसमें कि जो अभी आपका पेपर रिसेंट में हुआ था उसी पर बेस्ड होगी। वैसे ही क्वेश्चन रहेंगे जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप उनकी प्रिपरेशन कर सकें, ज़्यादा आपका प्रैक्टिस हो सके, जिससे कि एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहे। बहुत सी वीडियोस तो अभी रिसेंटली मैंने अपलोड भी करी हैं, जिसमें कि आपके सेक्शन से रिलेटेड वीडियोस हैं, या इनकम टैक्स की जो सीरीज आ रही है उसको जरूर देखते रहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वहाँ पर भी। अब आपके कंबाइंड रहेंगे, इसमें आपके अकाउंटिंग भी रहेगा, इनकम टैक्स, ऑडिटिंग, सबसे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। तो वीडियोज को जरूर से देखिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी करिएगा। आइए से फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो जैसे कि पेपर में आपने देखा कि एक डिफिनेशन भी पूछी गई थी, तो कुछ डिफिनेशन भी मैं शामिल करती रहूंगी अलग अलग जितनी भी वीडियोस आएंगी सब में, जिससे कि आपकी वो भी प्रिपरेशन होती रहे कि बाई चांस अगर उससे रिलेटेड कोई पूछ ली जाती है तो आपको आंसर पता होगा। ऐसे तो डिफिनेशन अनलिमिटेड है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो मैं आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगी। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑडिट इज द इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन इनिशिएटिव whether profit oriented or not, and irrespective of its size or legal form, when such an examination is conducted with a view to expressing an opinion thereon. The definition of audit is given by। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक डिफिनेशन दे रखी है। डिफिनेशन में क्या कहा गया है कि ऑडिट यानी कि ये आपकी अंकेक्षा से रिलेटेड है कि ऑडिट जो है किसी इकाई की वित्तीय जानकारी की स्वतंत्र जांच होती है, चाहे वह लाभोन्मुख यानी कि उसको प्रॉफिट हो रहा हो या ना हो रहा हो, और चाहे उसका आकार या कानूनी रूप कुछ भी हो, यानी कि बड़ा बिजनेस हो या कोई छोटा हो, या फिर पार्टनरशिप हो, या फिर कंपनी हो, कुछ भी। जब ऐसी जांच उस पर राय व्यक्त करने की वजह से की जाती है तो ये ऑडिट कहलाती है। तो ऑडिट की परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, जिसको शॉर्ट में IAAS भी कहते हैं, इसको नोट कर लीजिए। हो सकता है इसके फुल फॉर्म पूछ ले आपसे। स्पाइसर एंड पैगलर के, या फिर लॉरेंस डिक्सी के, या फिर जॉर्ज बॉटली बाई के। तो ये डिफिनेशन किसकी है? तो ये हो जाएगी आपकी जो अंतर्राष्ट्रीय ऑडिटिंग और आश्वासन मानक बोर्ड है, जिसे शॉर्ट में IAAS भी बोला जाता है, उसके द्वारा दी गई थी। इंपॉर्टेंट है, जरूर से नोट कर लीजिएगा कहीं पर, जिससे कि आपको ये याद रहे। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल ऑडिट बिगिंस विद। जो वित्तीय ऑडिट होता है, यानी कि जो वित्तीय अंकेक्षण होता है, उसकी प्रक्रिया किस चीज से शुरू होती है? योजना बनाना, रिपोर्टिंग, परीक्षण, आंतरिक नियंत्रण, यानी कि प्लानिंग, रिपोर्टिंग, टेस्टिंग, इंटरनल कंट्रोल। तो इस तरह के क्वेश्चन भी देखे गए थे, जिसमें कि पूछा जाता है कि कोई आपको पूरा डेफिनेशन के तौर पर दे देगा और आपसे पूछेगा कि ये क्या है, जैसे कि प्लानिंग है, या फिर बजटिंग है, या बजटिंग कंट्रोल है। तो यहाँ पर ऐसे कि कह रहा है कि जब फाइनेंशियल ऑडिट को शुरू करते हैं तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है? तो वो आपकी क्या कहलाती है? प्लानिंग। किसी भी चीज की शुरुआत जब हम करते हैं तो सबसे पहले हम एक प्लान तैयार करते हैं, एक योजना तैयार करते हैं। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which section of the Indian Companies Act 2013 among the following provides for the appointment of first auditor by the board of directors within 1 month of the date of registration of the company? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 है, इसमें निम्नलिखित में कौन सी धारा कंपनी के पंजीकरण की तिथि से 1 महीने के भीतर निदेशक मंडल द्वारा प्रथम लेखा परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान करती है? अब इस चीज से आपको 2-3 पॉइंट क्लियर होंगे। 139 सबसेक्शन 2, या फिर उसकी सबसेक्शन 6, या फिर 142 सबसेक्शन 1, या फिर 142 सबसेक्शन 2। जैसे कि आपने देखा था कि प्रीवियस पेपर में सेक्शंस काफी पूछे गए थे, यहाँ पर ऑडिट से रिलेटेड है। तो इसमें जो पूछ रहा है कि कौन सी धारा कंपनी के पंजीकरण, तो यहाँ पर एक चीज तो बताइए कि जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है, उस रजिस्ट्रेशन की तिथि से 1 मंथ के अंदर, 1 महीने के भीतर ही जो निदेशक मंडल यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है, वो लेखा परीक्षक जो ऑडिटर है उसकी नियुक्ति कर लेता है। यहाँ पर जो फर्स्ट ऑडिटर होता है, जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम संचालक की नियुक्ति, सॉरी यहाँ पर ऑडिटर की बात हो रही है, प्रथम ऑडिटर जो है, प्रथम अंकेक्षक जो उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो यहाँ पर देखिए निदेशक मंडल के द्वारा की जाती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा ही की जाती है, और पंजीकरण की तिथि के 1 महीने के भीतर ही की जाती है। तो 2 पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो गए। कब की जाती है? रजिस्ट्रेशन की 1 मंथ के अंदर ही कर लेते हैं। कौन करता है? जो फर्स्ट ऑडिटर होता है उसकी, तो आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं। अब वो किस सेक्शन में आती है? अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया।
वो हो जाता है 139 सेक्शन सबसेक्शन 6। तो सेक्शन को जरूर से अच्छे से नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये किससे रिलेटेड है, आपके फर्स्ट जो पहला ऑडिटर होता है उससे रिलेटेड हो जाएगी, इसको ध्यान में रखिएगा। और वैसे जो नियुक्ति की जाती है तो वो कौन करता है, वो शेयर होल्डर्स करते हैं अंकेक्षक की नियुक्ति। लेकिन जो प्रथम अंकेक्षक होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है, वो आपका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, संचालक मंडल होता है, वो करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट मीन्स, जो योग्य ऑडिट रिपोर्ट है उसका क्या अर्थ है। तो ऑडिट रिपोर्ट्स क्या होती हैं इसके बारे में मैंने आप लोगों को वीडियो क्लासेस में प्रोवाइड कराई ही थी, कितने टाइप की होती है वहाँ पर ये सारी चीज़ें क्लियरली मैंने बताया था। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो क्वालिफाइड होती है ऑडिट रिपोर्ट, उसमें क्या कहा जाता है या क्या चीज़ें होती हैं। नॉन सबमिशन ऑफ रिपोर्ट, क्लियर रिपोर्ट, ऑडिटर एक्सप्रेसेस एन ओपिनियन विद रिजर्वेशन ऑफ मटेरियल नेचर बट नॉट परवेसिव, पेंडिंग रिपोर्ट, रिपोर्ट प्रस्तुत न करना, स्पष्ट होती है, ऑर्डर भौतिक प्रकृति का आशय के साथ राय व्यक्त करता है लेकिन व्यापक नहीं, और फिर लंबित रिपोर्ट। तो जो क्वालिफाइड होती है वो कौन सी रिपोर्ट हो जाती है, वो हो जाती है आपकी ऑर्डर जो होता है वो एक्सप्रेस करता है, यानी कि जो भी चीज़ें वो देख रहा है एग्जामिनेशन करते टाइम या जो ऑडिट कर रहा है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का उसके टाइम पर कुछ भी चीज़ें देखता है तो अपनी रिपोर्ट में मेंशन कर देता है, तो वहाँ पर उसको क्वालिफाइड रिपोर्ट कहते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 गवर्न्स ब्रांच ऑडिट, कंपनी अधिनियम 2013 की कौन सी धारा शाखा ऑडिट को नियंत्रित करती है, यानी कि जो ब्रांच ऑडिट होता है, जो ब्रांचेस रखी जाती हैं, यानी कि कोई कंपनी बहुत बड़ी है उसकी बहुत सी ब्रांचेस भी हैं, तो उन ब्रांचेस का जो ऑडिट होता है वो किस सेक्शन में आता है। 143, तो यहाँ पर धारा तो 143 ही है, उसकी उप धाराएं यानी कि सब सेक्शन दे रखी हैं 7, 2, 3, 8, कौन से सेक्शन में आ रहा है। तो सेक्शंस मैं बहुत से इंक्लूड करती रहूंगी, तो सबको अलग से नोट करते जाइए जिससे कि एग्जाम में आप लोग को इजी रहे। अगर दोबारा से जो पेपर होगा उसमें भी सेक्शंस पूछी जाती हैं तो वहाँ पर काफ़ी क्वेश्चन आपके प्रिपेयर होंगे। तो यहाँ पर किस सेक्शन में आता है, तो वो हो जाता है सेक्शन 143 सब सेक्शन 8। अब देख लेते हैं कि बाकी जो सेक्शंस है उनमें क्या चीज़ें आएंगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि सेक्शन 43 सब सेक्शन 7 जो है वो क्या बताती है, डिफाइंस कंट्रोलर एंड ऑडिटर जर्नल्स पावर टू टेस्ट ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, यानी कि जो कैग होता है ये उसको वो पावर देती है कि टेस्ट ऑडिट कर सकता है गवर्नमेंट कंपनी का, जो सरकारी कंपनियां होती हैं उनका। 43 सबसेक्शन 2 जो है वो क्या पावर देती है, that auditor shall provide a report on accounts examined and on financial statement required by members of the company, कि ऑर्डर shall provide a report, यानी कि जो ऑडिटर होता है वो रिपोर्ट को प्रोवाइड कराता है। अकाउंट से रिलेटेड जो एग्जामिनेशन कराया जाता है, जो परीक्षण किया जाता है अकाउंट्स का, उससे रिलेटेड जो रिपोर्ट होता है वो बनाएगा, और उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिक्वायर्ड बाय मेंबर्स ऑफ द कंपनी, जो कि मेंबर्स जो कंपनी के सदस्य होते हैं उनके द्वारा रिक्वायर्ड होते हैं, उनसे रिलेटेड वो अपनी रिपोर्ट को तैयार करेगा। 43 सबसेक्शन 3 किससे रिलेटेड है, डिफाइंस व्हाट एडिशनल मैटर्स टू बी स्टेटेड इन ऑडिट रिपोर्ट्स, और कौन से एडिशनल चीजें हैं जो रिपोर्ट्स में होनी चाहिए, वो आपकी आ जाती है 143 में। तो बाकियों को भी ध्यान में रखिए और नोट जरूर से कर लीजिए, एग्जाम में आपके ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर द चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट वाज पास्ड, चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। बहुत ही सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर मुझे कमेंट कर दीजिए आप लोग कि कौन से वर्ष में जो चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट था वो पास किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द राइट एंड ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर आर कवर्ड अंडर डैश ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, लेखा परीक्षक के अधिकार और कर्तव्य कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा के अंतर्गत आते हैं, यानी कि जो ऑडिटर होता है उसके जो अधिकार होते हैं, जो उसकी ड्यूटीज हैं, यानी कि क्या वो अधिकार रखता है, उसके कर्तव्य क्या होते हैं, वो आपके किस सेक्शन में आएंगे, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। सेक्शन 153, 141, 128, 143 किसके अंडर में आते हैं, तो वो हो जाएगा आपका सेक्शन 143। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अभी आप सेक्शन 143 की ही जो सब सेक्शन है उनको देख रहे थे, जो भी इससे प्रीवियस वाला जो क्वेश्चन आया था तो वहाँ पर मैंने आपको समझाया था, वहाँ पर कई सब सेक्शंस मैंने बताई आपको, तो वो आपकी सेक्शन 143 ही थी और उसकी वो सब सेक्शंस थी। तो ये मेन जो सेक्शन है वो आपका 143 है, उसी में बताया गया है कि राइट और ड्यूटीज क्या होती हैं ऑडिटर की। एक आंसर है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड व्हाइल वाउचिंग कैश परचेज? नगद खरीद की पुष्टि करते समय निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? देनदार खाता बही की जांच करें, नगद बिक्री की जांच करें, क्रेडिट बिक्री की जांच करें, कैश बुक में भुगतान की जांच करें। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्या रिक्वायर्ड होता है जबकि कैश परचेज जो है उसकी वाउचिंग की जा रही हो, तो उसका प्रमाणन हो रहा होता है कि कितना जो है वो नगद में क्रय किया गया है। तो उसके लिए हमें किस चीज की आवश्यकता होती है? तो डेटर लेजर की, कैश सेल की, क्रेडिट सेल को एग्जामिन करने की, या फिर पेमेंट इन कैश बुक को एग्जामिन करने की। तो कैश में सेल की गई है यानी कि पेमेंट किया गया है, सॉरी परचेज किया गया है, कैश में परचेज किया गया है, तो वहां पर आपका क्रेडिट सेल या कैश सेल तो मतलब ही नहीं है। तो लेजर जो है वो भी डेटर का नहीं होगा, क्योंकि डेटर से तो आपको क्या होना है, रिसीव होना है। तो यहाँ पर सीधे सीधे किसका हो जाएगा, पेमेंट इन कैश बुक। कैश बुक के पेमेंट कॉलम को जब हम देखेंगे तो वहां पर हमको क्लियर हो जाएगा कि कितनी कैश परचेज हमने किया है, यानी परचेज में हमने जो किया है सामान वो कितना कैश में किया। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, a bill drawn on June 16 for a period of 30 days and unfortunately July 19 is a public holiday. Then what will be the maturity date of the bill? 16 जून को 30 दिनों की अवधि के लिए एक बिल तैयार किया गया और दुर्भाग्य से 19 जुलाई को सार्वजनिक अवकाश है, तो बिल की परिपक्वता तिथि क्या होगी? 19 जुलाई, 20 जुलाई, 18 जुलाई, 17 जुलाई। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 16 जून को 30 दिन की अवधि के लिए जो एक बिल था वो तैयार किया गया था और दुर्भाग्य से 19 जुलाई को क्या है, पब्लिक हॉलीडे है। तो बिल की परिपक्वता मैच्योरिटी डेट क्या होगी? तो इससे रिलेटेड एक मैंने आप लोग को जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की सेक्शन की वीडियो प्रोवाइड कराई थी, जहाँ पर सेक्शन की जो इम्पोर्टेंट वो बताई थी, वहां पर इससे रिलेटेड एक सेक्शन थी जिसमें कि ऐसी कंडीशन लगती थी। तो कौन सी सेक्शन है, आप लोग जल्दी से मुझे कमेंट करिए। अगर आपने वीडियो देखी है तो आपको सेक्शन याद होगी, जल्दी से इसका आंसर मुझे कमेंट करिएगा। और क्या डेट होगी तो वो मैं आप लोग को बताती हूँ कि 16 जून से 30 दिनों के लिए है। तो यहाँ पर हम बात करें कि 16 जून यानी 16 जून को अगर हम कोई भी जो 30 दिन की अवधि के लिए हमने तैयार किया है तो 30 डेज के लिए, क्योंकि साफ साफ कुछ क्वेश्चन में बता रहे हैं कि क्या होता है कि आपका 16 जुलाई को क्या हो जाएगा, वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या कह रहा है 30 डेज, तो 19 जुलाई जो उन्होंने बताया है क्वेश्चन को, क्योंकि 3 दिन का क्या होता है, ग्रेस पीरियड मिलता है। जो ग्रेस आपको मैंने वहां पर सेक्शन की वीडियो में समझाया भी था कि ग्रेस डे मिलते हैं कितने, 3 डेज का होता है। तो यहाँ पर 3 दिन का अगर ग्रेस पीरियड मिल रहा है तो 19 जो जुलाई है वहां पर आपको क्या हो रहा है, वो कंप्लीट हो रहा है ग्रेस पीरियड उसका। तो यहाँ पर कह रहा है कि परिपक्वता तिथि क्या होगी, तो उसमें क्या होता है, जो हॉलीडे अगर पड़ रहा है उस डेट में तो उससे एक दिन पहले का जो दिन होता है वो आपकी मैच्योरिटी डे माना जाता है। तो यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, 18 जुलाई हो जाएगी, 18 जुलाई हो जाएगी। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अच्छा, तो क्वेश्चन यहाँ पर रिमेनिंग है कि सेक्शन कौन सी लगती है, तो उसका आंसर आप सभी बच्चे मुझे कमेंट करेंगे। अगर आपने वीडियो देखी है तो आपको पता होगा, अगर नहीं देखी है तो जरूर से देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ऑन ए डिसऑनर अ प्रॉमिसरी नोट डजंट रिक्वायर। अनादर होने पर जो वचन पत्र होता है या प्रतिज्ञा पत्र होता है में क्या आवश्यक नहीं होता, नोटिंग, एक्सेप्टिंग, डिस्काउंटिंग, नन ऑफ दैट। तो यहाँ पर अगर प्रॉमिसरी नोट है उसको क्या है, डिसऑनर ही कर दिया गया, तो वहाँ पर किस चीज की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, एक्सेप्टिंग क्या रिक्वायरमेंट रही नहीं जाएगी, आप उसको स्वीकार कैसे करेंगे जबकि वो डिसऑनर हो चुका है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी आए हैं जो प्रीवियस में हुआ है, कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, जो सेक्शन वाले क्वेश्चन है थोड़े से डिफिकल्ट हो जाते हैं। अगर आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा सारी सेक्शंस को तो वहाँ पर वो भी आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएंगे। नेक्स्ट है, द एडवांस अमाउंट अंडर हायर परचेज सिस्टम इज कॉल्ड डैश। किराया खरीद प्रणाली के तहत अग्रिम राशि को डैश कहा जाता है। नकद मूल्य, खुदरा मूल्य, ब्याज, अग्रिम भुगतान, कैश प्राइस, रिटेल प्राइस, इंटरेस्ट, डाउन पेमेंट। तो हायर परचेज से आपके बहुत से क्वेश्चंस, 3 से 4 क्वेश्चन आपके लगभग बने थे हायर परचेज से, क्योंकि हम लोगों ने एनालिसिस किया था कि किससे कितने क्वेश्चंस आए हैं। और वीडियो से जरूर देख लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं देखी है, उससे ये आइडिया लग जाता है कि कौन सा टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये टॉपिक भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो एडवांस में अमाउंट पे करते हैं हम किराया क्रय प्रणाली में, वो क्या कहलाता है, तो उसे हम डाउन पेमेंट कहते हैं, अग्रिम भुगतान। जब आपको कोई भी सामान लेने जाते हैं हायर परचेज पर, जैसे कि भाई सपोज कर लीजिए आपने स्कूटी ली, तो स्कूटी ली अगर आपने, तो वहां पर आप क्या करते हैं, कुछ नगद मूल्य देते हैं, कुछ प्राइस आप वहां पर देते हैं, तो उसको डाउन पेमेंट कहा जाता है, बाकी की आप इंस्टॉलमेंट देते हैं। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द हायर परचेजर फेल्स टू मेक पेमेंट ऑफ एनी इंस्टॉलमेंट इट इज कॉल्ड डैश। यदि क्रय क्रेता किसी किस्त का भुगतान करने में विफल रहता है तो उसे डैश कहा जाता है। यानी कि कोई किस्त का अगर वो भुगतान नहीं कर पा रहा है, फेल हो गया है वो, तो वहां पर वो क्या कहलाता है, डिफॉल्ट, रिपोजिशन, सेल, परचेज। तो उसे क्या कहा जाता है, बहुत ही सिंपल सा है, उसे डिफॉल्ट कहा जाता है, उसे चूक कहा जाता है। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हायर वेंडर टेक्स अवे ओनली अ पोर्शन ऑफ द गुड्स ऑन विच देयर इज डिफॉल्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट इट इज कॉल्ड डैश। क्रय विक्रेता माल का केवल एक हिस्सा लेता है जिस पर किस्तों का भुगतान नहीं किया जाता, इसे डैश कहा जाता है। यानी कि अभी प्रीवियस क्वेश्चन में देखा कि हमने एक किस्त का भुगतान नहीं कर पाए थे तो उसे डिफॉल्ट, चूक में हो गई थी तो उसे डिफॉल्ट कहा गया था। तो यहाँ पर कह रहा है कि तो विक्रेता जो है वो क्या कर रहा है, उस हिस्से को वापस ले रहा है जिस पर भुगतान नहीं किया गया, तो इसे क्या हम कहेंगे, रिपोजिशन, पार्शियल रिपोजिशन, कंप्लीट रिपोजिशन, परचेज। तो वो क्या चीज कहलाती है, वो कहलाता है आपका पार्शियल, यानी कि आंशिक पुनः कब्जा। जितना हिस्से पर जिस पर भुगतान नहीं किया जाएगा उसको वापस ले लिया जाता है। तो वहां पर कई आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच सिस्टम ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड ऑन पेमेंट ऑफ फाइनल इंस्टॉलमेंट। किस प्रणाली के तहत अंतिम किस्त के भुगतान पर स्वामित्व हस्तांतरित किया जाता है, इंस्टॉलमेंट सिस्टम में, केजेस सिस्टम में, हायर परचेज सिस्टम में, कैश सिस्टम में। तो यहाँ पर इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम और हायर परचेज दोनों ही मैं आप लोग को, ये वाला और ये वाला दोनों ही मैं आप लोग को पढ़ा चुकी हूँ अच्छे से, तो आपको अच्छे से पता होगा दोनों के बीच डिफरेंस क्या होता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि जब ओनरशिप जो होती है, फाइनल इंस्टॉलमेंट जब पे कर दी जाती है तब ट्रांसफर होती है, तो वो क्या कहलाता है, तो कौन सा हो जाता है, वो आपका हायर परचेज हो जाता है। हायर परचेज में क्या होता है, क्रय खरीद प्रणाली या क्रय क्रय प्रणाली हम कहें, तो उसमें क्या रहता है कि जब आप लास्ट पेमेंट करते हैं, लास्ट इंस्टॉलमेंट देते हैं, तब आपका जो ओनरशिप होती है वो आपको ट्रांसफर होती है। और जबकि इंस्टॉलमेंट सिस्टम में क्या होता है, ओनरशिप जैसे ही आपने पहले इंस्टॉलमेंट पे करी आपको ट्रांसफर हो जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि आप जो संपत्ति है उसको यूज तो कर सकते हैं लेकिन उसकी अथॉरिटी यानी कि उसकी ओनरशिप आपको नहीं मिलती। लेकिन इसमें क्या होता है, स्वामित्व भी ट्रांसफर हो जाता है इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बैलेंस इन द एसेट अकाउंट विल नॉट बी रिड्यूस टू जीरो अंडर दिस मैथड डैश। इस विधि के तहत परिसंपत्ति खाते में शेष राशि शून्य नहीं होगी, सीधी रेखा विधि, लिखित मूल्य विधि, वार्षिक विधि, पक्षों से कोई नहीं। तो हम लोगों ने एनालिसिस के टाइम पे देखा था कि डिप्रिसिएशन से बहुत से क्वेश्चंस आपके बने थे। जो डिप्रिसिएशन के मेथड होते हैं उससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए थे। तो इस पर एक अलग से भी सेपरेट वीडियो आएगी जिसमें कि सारे जो हैं उनको अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर दूंगी एग्जाम्पल के साथ, जिससे कि कोई भी कंफ्यूजन आपको ना रह जाए। यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है इसमें क्या है कि द बैलेंस इन द एसेट अकाउंट विल नॉट बी रिड्यूस्ड टू जीरो अंडर दिस मैथड, कि कभी भी जो बैलेंस होगा वो जीरो नहीं होगा, वो कौन सा मेथड होता है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड यानी कि जो सीधी रेखा विधि है, जो WDV मेथड होता है, अपलिखित मूल्य विधि, वार्षिकी विधि होती है, अब तो इनमें से कोई नहीं होगा, तो कौन सी हो जाती है, अपलिखित मूल्य विधि जो होती है उसमें जीरो नहीं होगा। स्ट्रेट लाइन मेथड में है कि अगर आप 10% हर वर्ष लगा रहे हैं, 10 लाख की एसेट है अगर, उस पर आप 10% जो है डिप्रिसिएशन पर ईयर चार्ज कर रहे हैं, इस मेथड से, जो स्ट्रेट लाइन मेथड है उससे, तो वहाँ पर क्या होता है, अगले 10 साल में 10,000 कटेगा तो अगले 10 साल में क्या होता है, वो संपत्ति यहाँ पर जीरो रह जाएगी। लेकिन जो WDV मेथड होता है वहाँ पर जीरो नहीं होता, मूल्य रिड्यूस होकर। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। वो और अच्छे से मैं आप लोगों को एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन करूंगी जिसकी हिसाब से वीडियो आएगी उसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, under which method of depreciation the earlier year of the life of the asset profits are more dash। मूल्यह्रास की किस विधि के अंतर्गत परिसंपत्ति के जीवन के पहले वर्ष में लाभ अधिक डैश होता है, सीधी रेखा विधि, अपलिखित मूल्य विधि, वार्षिकी विधि, मूल्यह्रास निधि विधि। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंडर विच मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन, इनमें से किस मेथड में डिप्रिसिएशन के, द अर्लियर ईयर ऑफ द लाइफ ऑफ द एसेट, यानी कि जीवन के स्टार्टिंग यानी कि पहले के वर्षों में क्या होता है, प्रॉफिट्स आर मोर, जो लाभ होता है वो अधिक होता है। वो कौन सा मेथड होता है यहाँ पर, तो कौन सा मेथड हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन में क्या रहता है कि स्ट्रेट लाइन मेथड यानी सीधी रेखा मूल पद्धति जो होती है
उसमें स्टार्टिंग में क्या रहता है, प्रॉफिट ज़्यादा रहता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उतना डिप्रिसिएशन नहीं हो रहा होता जितना कि हम एक मिनिमल जैसे कि 10% है उससे आप चार्ज कर रहे हैं। लास्ट में एसेट ज़्यादा जल्दी खराब होती है, लेकिन स्टार्टिंग में क्या होता है उतनी जल्दी नहीं खराब होती। लेकिन आप 10% क्या होता है, जो अलग से फंड बनाया या कुछ भी तो डिप्रिसिएशन आप हटा रहे हैं, प्रॉफिट में से निकाल रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, प्रॉफिट ज़्यादा होता है। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड डैश। घटती शेष विधि को भी कहा, यानी कि जो क्रमागत ह्रास वृद्धि भी कह सकते हैं, घटती शेष विधि भी कहा जाता है। इसको और किस नाम से जाना जाता है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, एन्युटी मेथड, डिप्रिसिएशन फंड मेथड, नन ऑफ द अबव। उस और किस नाम से जानते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उसे WDV मेथड यानी कि अपेक्षित मूल्य विधि भी कहा जाता है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। और यहाँ पर इसको क्यों कहते हैं, तो जैसे कि सपोज कर लीजिए फर्स्ट ईयर में जो हम डिप्रिसिएशन निकाल रहे हैं, इसमें जो चार्ज कर रहे हैं डिप्रिसिएशन, तो 1 लाख की सपोज करिए कि अगर आपकी एसेट है और 10% पर डिप्रिसिएशन उस पर चार्ज कर रहे हैं, तो 10,000 डिप्रिसिएशन हो गया उस वर्ष का। तो अब जो एसेट आप पास बची वो 90,000 की हो जाएगी, 90,000 की हो जाएगी। तो जब आप सेकेंड ईयर में निकालेंगे जो डिप्रिसिएशन नेक्स्ट ईयर, वो आपकी 90,000 पे निकलेगा। अब इसका 10% अगर आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 9,000 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट ईयर आपका डिप्रिसिएशन कितना था, 10,000 का था, सेकेंड ईयर कितना हो गया, 9,000 का हो गया। तो घटती मूल्य विधि से निकाला जाता है। तो एक आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इनडायरेक्ट टैक्सेस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। दिए गए विकल्पों में से अप्रत्यक्ष करों की पहचान करें। जीएसटी, कॉर्पोरेट टैक्स, कस्टम ड्यूटी, कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स, जीएसटी, कस्टम ड्यूटी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें से इनडायरेक्ट टैक्स कौन से हैं वो आपको बताना है। तो इनडायरेक्ट टैक्स जो है, यहाँ पर कॉर्पोरेट टैक्स दिया है तो ये आपका डायरेक्ट हो जाएगा, ये नहीं रहेगा। यहाँ पर भी कॉर्पोरेट टैक्स, ये भी बाहर हो जाएगा। ये इनकम टैक्स है, ये भी आपका क्या है, डायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी और कस्टम ड्यूटी ये दोनों क्या है, आपके इनडायरेक्ट टैक्स है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से टैक्स डायरेक्ट होते हैं, कौन से इनडायरेक्ट होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा बचत निवेश नहीं है, होम लोन प्रिंसिपल रीपेमेंट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ जिसे शॉर्ट में कहते हैं, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, फिक्स डिपॉजिट। यहाँ पर कह रहा है कि किसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पर आपकी टैक्स जो है, वो कर जो है उसमें बचत कोई नहीं होगी। गृह ऋण मूल धन चुकौती में, या फिर होम लोन में, या फिर सार्वजनिक भविष्य निधि पीपीएफ में, या फिर जो जीवन बीमा प्रीमियम है, सावधि जमा। तो यहाँ पर जो फिक्स डिपॉजिट होता है, जो उसमें इन्वेस्टमेंट की जाती है, वहां पर आपकी कोई टैक्स में सेविंग नहीं होती है। बाकी तीनों में ही टैक्स में सेविंग होती है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि बाकी तीनों में ही क्या होता है, डिडक्शन दी जाती है, लेकिन जो फिक्स डिपॉजिट है उसकी कोई भी डिडक्शन आपको नहीं मिलती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्मिनोलॉजी आर नॉट रिलेटेड टू इनकम टैक्स। निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली आयकर से संबंधित नहीं है, टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर 10, लीव ट्रैवल अलाउंस LTA, डेनस अलाउंस DA, टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी कि जो टिन होता है उसकी फुल फॉर्म हो जाएगी टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। यहाँ पर क्वेश्चन में जो कह रहा है कि क्या जो है वो इनकम टैक्स से रिलेटेड नहीं करता या रिलेट नहीं है, तो टैन नंबर तो आपका होता है, LTA भी होता है, डेडस अलाउंस भी रहता है, क्योंकि इनकम टैक्स जब आप निकाल रहे होते हैं तो इनकम में सारी चीज़ें जुड़ी जाती हैं। लेकिन जो टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो आपका डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है इनकम टैक्स से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल रही होगी आपके लिए, अगर वीडियो अच्छी लगी है और ये सीरीज जो आपकी अब मेरे नई आएगी, जिसमें कि हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपके लिए लेकर के आएंगे, जिससे कि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाओ और एग्जाम में अगर ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं तो आपके एग्जाम में मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है लाइक करिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब करिएगा और फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।